फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? वित्तीय जो किसी देश की पूरी जो फाइनेंस वित्त से संबंधित लेन देन का जो लेखा जोखा होता है या उसकी जो संस्थाएं होती हैं उसमें जो प्रपत्र यूज किए जाते हैं उनका सम्मिलित रूप क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा था फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, कि वित्तीय बाजार को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है? जिस बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार कहते हैं। और जिन प्रतिभूतियों का लेन देन दीर्घ काल के लिए किया जाता है, 1 साल से अधिक के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कितने दिन का होता है? 1 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए। मतलब जिन प्रतिभूतियों का 1 दिन से लेकर 1 साल तक क्रय विक्रय किया जाता है उसको कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट को हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन के आधार पर बांटा था। कॉल मनी मार्केट, टोकन मनी। कॉल मनी क्या होता है? जो 1 दिन के लिए लेन देन किया जाता है किसी प्रतिभूति का, जो बैंक आपस में 1 दिन के लिए लेन देन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट। जो 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टोकन मनी। ठीक, फिर मनी मार्केट के हम लोग देखे थे इंस्टीट्यूशंस। मनी मार्केट पूरी एक तरह से बैंकिंग सिस्टम है ना। जितना भी बैंकिंग का लेन देन होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे मैं बताया था तुम लोगों को कि जो कॉल मनी मार्केट होता है उसमें मुख्य रूप से कौन काम करता है? कमर्शियल बैंक। इन्हीं को 1 दिन के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह फिर हम लोग इसको डिवाइड किए थे संगठित बाजार और असंगठित बाजार में। संगठित बाजार में हम लोगों ने देखा था कि RBI जो सेंट्रल बैंक होता है किसी देश का, वो मॉनेटरी मनी मार्केट का क्या होता है? रेगुलेटरी होता है। वो सारी चीज़ें रेगुलेट करता है, सारी चीज़ें देखता है कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक, तो RBI हो गया। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन है? जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, ऐसे बैंकों को हम सार्वजनिक बैंक कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? SBI। उससे और इसके सहयोगी बैंक भी आते हैं इसमें। जो SBI के सहयोगी हैं वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आते हैं। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है? सरकार ने जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ऐसे बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में आते हैं। ठीक, अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक क्या है? जो RBI के एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और RBI के सारे नियम कानून इन बैंकों पर लागू होता है। ऐसे बैंकों को कहते हैं अनुसूचित बैंक। दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक। जिन बैंकों पर जो बैंक RBI की 1934 की अनुसूची दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है और उन पर RBI के कुछ नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। ठीक, फिर इसमें निजी क्षेत्र के बैंक, कमर्शियल बैंक ही होते हैं, जैसे SBI। इसी तरह तुम देखे होगे HDFC, ICICI ना, तो ये तो एक्सिस बैंक। तो ये सारे बैंक कैसे हैं? निजी बैंक हैं, लेकिन कौन क्षेत्र में आएंगे? निजी, इसमें अनुसूचित बैंक में आएंगे। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं? जो सहकारिता के आधार पर बने हैं। ये ना निजी और सार्वजनिक का इसमें सहअस्तित्व होता है एक प्रकार का। सरकार सहायता करती है और जो जनता के बीच के लोग ही इसमें आते हैं, वही अपना डिसीजन लेते हैं कि और उनकी एक समिति होती है, उन्हीं के माध्यम से ये लोग ऋण प्रोवाइड कराते हैं। तो सहकारी बैंक इसमें 3 स्तर में बांटा गया था: राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। फिर हम लोग देखे थे कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार। पूंजी बाजार ऐसी प्रतिभूतियों का पूंजी बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का मतलब जिसमें 1 साल से लेकर 1 साल से अधिक टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक, गवर्नमेंट इसको जो डिवीज़न करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का मतलब जिसमें सरकार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ठीक,
तो सरकार प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करती है, इसको मैं दो भागों में बांट सकते हैं, एक अल्पकालिक प्रतिभूतियां और दूसरा दीर्घकालिक प्रतिभूतियां। जब सरकार अल्पकालिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है तो उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ट्रेजरी बिल में बताया था कि 14 दिन की हो सकती है, 91 दिन की हो सकती है, हाँ 182 दिन की हो सकती है। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं, सरकार अल्पकाल के लिए जब उसको ऋण की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के माध्यम से जनता में ट्रेजरी बिल जारी कर देती है और उसको पैसे कलेक्ट कर लेती है मार्केट से। तो उसको कहते हैं अल्पकालीन गवर्नमेंट या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक, वो किसका भाग है? मनी मार्केट का। लेकिन जब सरकार दीर्घकाल के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, उसको मान लो दीर्घकाल के लिए चाहिए ऋण, तो क्या जारी करेगी? बॉन्ड जारी करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे सरकार को पैसा चाहिए तो बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे जमा करती है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट या दीर्घकालिक सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें बॉन्ड जारी किया जाता है या डिवेंचर लिया जाता है, तो वो क्या होगा? कैपिटल मार्केट में जाएगा। ठीक, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होता है इसको क्या कहते हैं? गिल्ट एज्ड मार्केट। क्या होता है ये? सर्वोत्तम प्रतिभूतियों का बाजार। ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां होती हैं वो सर्वोच्च प्रतिभूतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भाग नहीं सकती, सरकार का, जनता का लोगों सरकार पर भरोसा होता है, इसलिए सरकार इस प्रतिभूतियों को लोग आसानी से खरीद लेते हैं। जैसे ही सरकार जारी की, जिसके पास बचत है या एक्सेस पैसे हैं, वो क्या करती है? वो लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है गवर्नमेंट गिल्ड एज्ड मार्केट। ठीक, फिर हम लोग देखे थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसको इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जिसमें कोई नई कंपनी जब स्थापित होती है और प्रथम बार प्रतिभूतियों को जारी करती है, तो उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक बाजार। हम लोग उसमें देखे थे कि जो कोई कंपनी होती है उसके कैपिटलाइजेशन के दो तरीके होते हैं, डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग क्या है? जब कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर के माध्यम से ऋण पैसे जमा इकट्ठा करती है तो उसको कहते हैं डेट फाइनेंसिंग। दूसरा क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब जब शेयर, एक प्रकार का शेयर होता है जो कंपनी वाला कहता है कि आप मुझे पैसा दो और उसमें आपकी अंशधारिता होगी, आप उसके मालिकाना उसका हकदार होगे आप। ठीक, तो वो कहाँ पे पहली बार जारी करते हैं, तो ऐसे बाजार क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट, या इसको और भी नाम दिया जाता है न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट। कोई बॉन्ड आता है मार्केट में या डिबेंचर आता है या कोई इक्विटी कोई कंपनी जारी करती है तो उसको कहते हैं न्यू इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूतियां या इक्विटी या बॉन्ड डिबेंचर जारी हो चुके हैं उनको पुनः से क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि जो इक्विटी है, मान लो कोई शेयर होल्डर है, शेयर को अब दोबारा से बेचना चाहता है मार्केट में, तो किस मार्केट में जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में मुख्य रूप से कौन काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की जो क्रियाएं हैं, जो शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं साधारण शब्दों में, शेयर मार्केट का संबंध सेकेंडरी मार्केट से है, प्राइमरी मार्केट से नहीं है। ठीक, जो कैपिटल मार्केट में काम करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा वित्तीय मध्यस्थ या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हम लोग इसमें देखे थे कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल संस्थाएं हैं उनमें IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था? जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी या गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज थी उनको ये फाइनेंस करती थी। ICICI
ये क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, कब स्थापित हुआ था? 1955 में। अगला था SFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कब स्थापित हुआ? 1956 में। फिर नाबार्ड, क्या था नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कब स्थापित हुआ? 1982 में। फिर सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। फिर एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, इनका सब बैंक का अलग अलग काम बताया था मैं तुम लोगों को। सिडबी क्या करता है? लघु एवं कुटीर उद्योगों को रिफाइनेंस करता है। नाबार्ड क्या करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफाइनेंस करता है। एक्जिम बैंक क्या करता है? जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, तो ये हमारे हो गए वित्तीय विकास वित्तीय संस्थाएं या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा क्या था? वित्तीय मध्यस्थ। इसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? मर्चेंट बैंकिंग, फिर म्यूचुअल फंड, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये सारी चीज़ें क्या थी? वित्तीय मध्यस्थ, जो मतलब एक प्रकार से मध्यस्थता का काम करते हैं। एक तरफ से ऋण वसूलते हैं, दूसरे को ऋण देते हैं, उसी को जो बीच में बचता है उसी से लाभ कमाते हैं। मर्चेंट बैंक क्या था? मैं बताया था तुम लोगों को कि ये प्राइवेट सेक्टर को जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उन्हीं लोगों को द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं को फाइनेंस भी किया जाता है। आम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह म्यूचुअल फंड बताया था। म्यूचुअल फंड जो होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ताकि जो छोटे लोग हैं उनको भी शेयर मार्केट में लाभ पहुंचाया जा सके या उनकी बचत जमाओं को स्वीकार किया जा सके और उनके माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाया जाए शेयर मार्केट का। इसी तरह NBFCs, कल विस्तार से बताया था, ऐसी कंपनियां होती हैं जो बैंकिंग का ऋण वित्तीय सुविधाएं तो देती हैं लेकिन वो बैंक नहीं होती हैं। या ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस NBFCs होती हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इसमें 2013 में संशोधन भी किया गया था। 2013 में IAS में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक, तो NBFCs में इसकी क्या विशेषता होती है? ये अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग प्रकार का ऋण देती हैं। जैसे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में के लिए ऋण देगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब वाहन उद्योग। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ऐसी कंपनी है ये नहीं कि ट्रैक्टर बनाने लगे या 4 व्हीलर बनाने लगे, ये काम नहीं करेगी। ये क्या करेगी? सिर्फ फाइनेंसिंग का काम करेगी। जैसे किसी को अगर ख़रीदना है मोटर, मान लो किसी को कार ख़रीदनी है तो उसके लिए फाइनेंस कराना पड़ता है। बहुत से लोग नगद तो खरीदते नहीं, तो फाइनेंस कराएंगे तो उसको कौन करेगा? NBFCs करेंगी। इसी तरह की कुछ कंपनियां होती हैं जो अपना ब्याज दर पर तुम्हें EMI कटवाती हैं। जो हम लोग EMI से वस्तुएं खरीदते हैं किया जाता है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? जो EMI के माध्यम से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उस व्यवसाय को क्या कहते हैं? हायर परचेज। ठीक, इसी तरह बताया था एक तुम लोगों को इसमें और बताया था, क्या बताया था? लीज। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो लीज पर देती हैं, लीज के माध्यम से काम करती हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हुआ? कैपिटल मार्केट हुआ। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अब अंतर तो समझ में ही आ गया होगा। जैसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन। ठीक, टाइम ड्यूरेशन का मतलब मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है, इसमें जो प्रतिभूतियों का लेन देन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, इसमें लॉन्ग टर्म होता है। इसी तरह इसमें संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के बाज़ार होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में मुख्यतः संगठित बाज़ार होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट के संगठन पूरे एक तरह से पूरा जो इसका रेगुलेट करता है वो सेबी करती है। सेबी के बिना ना तो कोई कंपनी कुछ काम कर सकती है, ना कोई
बॉन्ड जारी कर सकती है, ना कोई इक्विटी जारी कर सकती है। इसी तरह बीमा कंपनी का रेगुलेटर मैं बताया था तुम लोगों को, IRDA, IRDA। इसी तरह पेंशन फंड का बताया था ना, PFRDA। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संगठित हैं। जो भी काम होगा वो संगठित आधार पर होगा। तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर ये कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मतलब क्यों? क्योंकि तरलता उसमें अधिक होगी जो अल्पकालिक होगा। दीर्घकालिक जो प्रतिभूतियाँ हैं उसमें तरलता का अभाव होता है। तो जिसमें तरलता का अभाव होगा तो उसमें लिक्विडिटी कम होगी। इसी तरह कहता है कि मनी मार्केट में रिस्क कम होता है। रिस्क मतलब जोखिम इसमें कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मनी मार्केट होता है वो अल्पकालिक होता है, तो उसमें पैसे डूबने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है वो दीर्घकालिक होता है। इसमें दीर्घकाल में पता नहीं कौन सी घटनाएं घट जाएं, कंपनी हो सकता है घाटे में चली जाए, या शेयर मार्केट धड़ाम हो जाए तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो ये इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। ठीक, इसी तरह प्रॉफिट के मामले में अगर देखा जाए, मैं बताया था कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ प्रॉफिट भी कम है मनी मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह हो गया ये मनी एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। ठीक।